सो गाइस आज अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल। और आज का क्लास थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारा डाटा को हम कंपाइल करके, है ना, कंप्रेस करके तुम लोग के सामने रखने वाले हैं। बिकॉज लीगल लैंग्वेज आज का क्लास का जितना भी सिलेबस है वहाँ जरूरी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट सही होना जरूरी है। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 61 से लेकर 77 जो है, आई हैव ट्राइड कि हम एक पेज में समराइज करते हैं, बट इसमें से भी दो तीन सेक्शन है जो हम लोग को थोड़ा सा एक बार जाके बुक से देखना होगा। तो तुम लोग ना इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर खुद से लिख लेना। बाकी पीडीएफ तो अपना चैनल पे है ही। तो सबसे पहले सेक्शन 61 क्या बोलता है, देखो सब फालतू फालतू बात बोल रहा है, कॉमन सेंस वाला बात बोल रहा है। तुम लोग सुनो, खुद समझ में आएगा। अभी 61 बोलता है कि अगर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जब तक हम वो पेयर को दिखाएंगे नहीं, अरे पेयर कौन, जो बंदा पे करेगा। देखो कितना मजाक वाला बात बोल रहा है, बताओ तुम लोग को पता है कि नहीं। ठीक है, मानो ये है राजू, या फिर राजू, हाँ ठीक है राजू, जिसके पास एक चेक है। बोला गया कि ये चेक पे पेमेंट करना है श्याम को, और यहाँ पर ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि राजू, जब तक तुम श्याम को ये चेक दिखा के उसका साइन नहीं ले लेगा ना, तब तक श्याम पेमेंट नहीं करेगा। अरे कॉमन सेंस वाला बात है भाई, जिस बंदा को पेमेंट करना उसको बताना तो पड़ेगा ना। तो अगर मेरे पास कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है और जिस बंदा को पे करना है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको, उस बंदे को ये वाला बिल एक्सेप्ट करना जरूरी है, साइन करना जरूरी है। तो फालतू बात। ठीक है। फिर बोला चेक या फिर प्रोमिसरी नोट में हम लोग को उस बंदे को प्रेजेंट करना है ताकि वो पे करे। ऊपर बात था एक्सेप्टेंस, कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई 2 महीना बाद हम पे कर देंगे। और ये है पेमेंट, कि भाई तुम ले जाके दिखाएगा तभी वो पैसा देगा। अरे क्या मजाक कर रहा है। पहला बोला कि दिखाना है तभी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और दूसरा बोला कि दिखाकर ही पे करा सकते हैं। मजाक है, अपन को आता है। फिर अगर हम लोग को बोला गया, ठीक है, कि भाई सुनो, ये वाला जो बिल है ना, अपने केस में हम लोग शाम को बोले, मानो ये बिल है, हम लोग बोले ए श्याम भाई, श्याम भाई ये बिल को ना हमको शाम तक भेज देना। तो वो शाम तक ये साइन करके भेज देगा। मतलब कि जिस बंदा को पेमेंट करना है ना, उसको अगर हम लोग टाइम लिमिट लगा रहे हैं, इफ यू आस्क समवन टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, दे नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट बिफोर एक्सेप्टिंग। ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, कि ए श्याम भाई, श्याम भाई शाम तक भेज देना, उसको समय देना जरूरी है। ऐसे नहीं कि शाम को दे और उसको फोर्स करने लगे शाम तुरंत पे कर, तुरंत पे कर। नो, टाइम मस्ट बी गिवन, टाइम फॉर डिलिबरेशन, सोचने के लिए समय देना है। शाम तक, कल तक, परसों तक, जितना हो सके उसको समय दे सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 64 क्या बोलता है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट एंड हाउ इट इज मेड। अब अगर हम एक चेक प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसी बैंक में दिखाएंगे जिसमें हमको बोला गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसबीआई का चेक है तो हम एसबीआई में दिखाएंगे। यहाँ पे बोलता है हाउ एंड वेयर द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर चेक, कहाँ पर दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो जहां बोला गया है वहां दिखाना है। ठीक है। सेक्शन नंबर 64। अब सेक्शन नंबर 64 में जो है एक एक्सेप्शन है, कि मानो एक प्रोमिसरी नोट है। अबे क्या बोल रहे हैं हम, प्रोमिसरी नोट। ठीक है। जो कि पेएबल ऑन डिमांड है। क्या बोल रहे हैं हम, डिमांड। अरे डिमांड का मतलब पता है ना, कि जब भी तेरा मन करेगा जाके पैसा निकाल लेना, कोई समय का रोक नहीं है। ठीक है। और वो एक स्पेसिफाइड प्लेस में पेमेंट नहीं हुआ, and it is not payable at a specified place. No presentment is necessary in order to charge the maker thereof. सिंपल सा बात है भाई, ये प्रोमिसरी नोट डिमांड में था। ठीक है। और तुमको फिर वहां पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन नंबर 64 में अपन क्या सीखे, कि कहाँ पर कैसे पे करना है। ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग का वहां पे बिल बनाते टाइम आगे वाला पार्टी बोला कि अभी सुनना भाई, जब मन करेगा जाके पैसा निकाल लेना। ठीक है। चेक बनाने वाला बोला कि मेरा 10 जगह अकाउंट है, जहां से मन करेगा निकाल लेना। तब सेक्शन नंबर 64 में जो ये हाउ एंड वेयर, ये वाला सवाल हम लोग को नहीं पूछना उससे। अब कॉमन सेंस वाला बात है, तुमको आगे वाला बंदा चेक दे रहा है और बोल रहा है मेरा 10 जगह अकाउंट है, 10 जगह में कहीं से भी तुम पैसा निकाल लेना। ठीक है। हम इस चेक को उस तरीके से वैलिड करवा देते हैं। फिर से तुम पूछेगा कि भाई कहाँ से पैसा निकालना है, नहीं ना, डेफिनेटली नहीं। तो ये उतना सा बात बोल रहा है। फिर कितना बजे जाके प्रेजेंट करना है, अरे भाई बिजनेस आवर, बैंक में कब जाएंगे, बिजनेस आवर में जाएंगे ना। तो जब तक बिजनेस आ रहे तब तक हम लोग जाके पैसा निकलवा सकते हैं। फिर
आफ्टर डेट और साइट, देखो बेसिकली इसमें से आफ्टर साइट समझो। जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट में बोलता है आफ्टर साइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम भले ही बिल बना दिए, मानो हम सेलर है, अब सेलर बिल बनाएगा, सेलर ने ये वाला बिल बायर को देगा और बोलेगा बायर तुम साइन कर दो तो कि तुम हमको पैसा देने वाला है। तो सेलर ये बिल बायर को दिया। अब अगर ये बिल आफ्टर साइट है तो इसका क्या मतलब है कि बिल में चाहे कोई भी डेट हो, अगर बायर 10 जनवरी को देखा है ना, तो 10 जनवरी से ये बिल एक्टिव होगा। क्या बोले? बिल अगर साइट वाला है तो चाहे कोई भी डेट हो, आगे वाला पार्टी जब बिल को देखेगा, बिल तभी से एक्टिव होगा। ओके भैया, नो प्रॉब्लम, ये तो इजी था। बट यहीं पे साइट वाला नहीं, अगर बिल आफ्टर डेट हो तो भाई आगे वाला पार्टी कभी भी देखे, बिल का डेट क्या था, मानो बिल का डेट था 9 जनवरी, आगे वाला पार्टी 10 को देखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 9 जनवरी से डेट काउंट होगा। तो सिंपल सा बात, अगर बिल आफ्टर डेट है तो हम लोग क्या देखेंगे कि बिल में कौन सा दिन है, ठीक है, कौन सा दिन है, वो दिन से हम लोग डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। और बिल आफ्टर साइट है तो हम लोग क्या देखेंगे कि बायर किस दिन उस बिल को देखा है, किस दिन उस बिल को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ओके। तो यहां पर बोला गया कि अगर बिल में कोई फ्यूचर डेट मेंशन्ड है, अगर बिल में बोल दिया गया कि 10 तारीख से गिनना है, ठीक है, तो 10 तारीख से गिनेंगे। इफ अ फ्यूचर डेट इज मेंशन्ड तो तब से हम लोग को गिनना है। अगर बोल दिया गया कि फ्यूचर डेट में पेमेंट करना है, 30 दिन बाद पैसा ले लेना आकर, तो 30 दिन बाद आकर पैसा ले लेंगे। बेसिकली अगर बिल में डेट का इज्जत देने बोला है तो डेट का इज्जत देंगे। अगर बोला है हफ्ता भर बाद जाके बिल पैसा लेना तो हफ्ता भर में पैसा लेंगे। अगर नहीं लिए तो क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा, तुम समय में क्यों नहीं गया। ठीक है, ओके। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अरे भैया, प्रोमिसरी नोट भी इंस्टॉलमेंट में पे होता है? अरे मानो हम लोग ईएमआई पे एक कार लिए, ठीक है, मानो हम लोग क्या किए, ईएमआई पे एक कार लिए। हम बोले अपना बैंक को कि बैंक हम तुम लोग को चेक बनाकर दे रहे हैं 12 महीना, तुम लोग ना एवरी मंथ 3 तारीख को मेरा ईएमआई काट देना। तो अब ये हो गया है प्रॉमिसरी नोट या फिर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा मेरा पैसा कट जाएगा। कॉमन सेंस वाला बात है। तो ये बात लॉ में लिखना पड़ेगा ना ये लोग को, तो ये बस लिखा भाई। फिर 68 में बोला चेक को लेकर, 68 69 भाई भाई है। 68 में बोला कि अगर हम एक चेक बना के तुमको दिए, जैसे ए एक चेक बनाकर बी को दिया, तो मैक्सिमम ये चेक कितना दिन में बी लेकर जाएगा बैंक में, 3 मंथ या 90 डेज, जो भी बोलो, ठीक है, 3 मंथ में जाएगा। ये कोई दिक्कत क्या, सिंपल है ना, ओके। उसके बाद हम लोग समझे कि मानो बी अगर ये सी को इंडोर्स किया, बी क्या किया, बी यही वाला सेम चेक सी को इंडोर्स किया, तो क्या सी को भी 90 दिन में जाना है? हाँ, सी भी 90 डेज में जाएगा। जिस दिन चेक ये बी को दिया था, चेक का वैलिडिटी उस दिन से 90 दिन में, तो ये 90 डेज वाला लिमिट सी भी उसमें फंसा हुआ रहेगा। देखो 68 बोला कि रीजनेबल टाइम में जाना है ड्रॉवर को, रीजनेबल टाइम मतलब 3 मंथ या 90 डेज चेक के लिए। और 69 में बोला कि अगर वो बिल इंडोर्स होगा तब भी पुराना वाला लिमिट जो है वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर है, ओके। फिर बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 70 क्या बोलता है? 70 बोलता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बोला गया है, ऐसे लिख दिया कि एसबीआई दिल्ली, एसबीआई दिल्ली कोई भी जगह का नाम, फॉर एग्जांपल एसबीआई दिल्ली का एक पर्टिकुलर ब्रांच से पैसा निकालना है, तो आप उस टाइम पे पैसा वहीं से निकाल सकते हैं। अरे 70 में बोल रहे हैं कि अगर आगे वाला पार्टी बोला ना कि मेरा वो वाला ब्रांच से जाके पैसा लेना, स्पेसिफाई कर दिया ना प्लेस ऑफ पेमेंट, तो आप वहीं पर जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो ये बात यहाँ पे लिखा, कॉमन सेंस वाला बात था। 71 बोला कि अगर मानिए भैया जो पर्सन है उसका कोई एड्रेस नहीं है, तो हम लोग क्या करें? अरे मानो हम तुमको चेक बना के दिए, मेरा कोई ऐसे एड्रेस वगैरह है नहीं, तो अब हमको कैसे तुम लोग पेमेंट के लिए बोलेगा? तुम लोग मेरा एड्रेस नहीं पता कर पाएगा। लॉ बोला तुम उसको जहां भी पकड़ेगा ना, वहां उसको बोल देना कि भाई तुमको पेमेंट देना है। सिंपल बात, तुमको मेरा एड्रेस नहीं पता, तुमको हम बिल बना के दे दिए, तुम हमसे साइन करवाना चाहते हैं, तुम मेरा एड्रेस नहीं पता तो आ नहीं सकता। तो लॉ बोला तुमको जहां भी वो मिल जाए, उसका घर, घर नहीं पता ना एड्रेस, तो रोड पे,
पार्टी में, क्लब में, वहां तुम उसको प्रेजेंट कर सकता है कि चल बे साइन करके दे हमको। तो ये बात यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कि अगर एड्रेस नहीं पता तो जहां मिले वहां साइन करवा लो। ओके। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट डिमांड। अरे बहुत बार होता है कि डिमांड पर पेमेंट होता है। अरे डिमांड का मतलब क्या है, ऐसे डेट वेट नहीं दिया हुआ है, उसमें बोल दिया कि जब पैसे की जरूरत होगा जाके ले लेना बैंक से। तो फिर वहां पे जब भी मन करे तुम जाकर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि चेक, चेक तुमको बनाकर देता है ना, तुमको जब मन करेगा 3 महीने में जाओ बैंक से पैसा निकाल लो, समथिंग लाइक दैट। ओके। फिर बोला, ये इंपॉर्टेंट है कि मानो हम ना, ये हैं हम, वेन, ये मिस्टर एक्स, इस बंदा को ना पे करना था, ठीक है, ये बंदा पेयर था, पे करने वाला था, और हम पेई थे, और ये बंदा मर गया, लेकिन ये बिल विल साइन करके हमको दे दिया था। 3 महीना बाद का डेट था बिल में, हम 3 महीना बाद गए, हमको पता चला मिस्टर एक्स मर गया, हमको बहुत बुरा लगा। ये बात हमको छोटा एक्स बोला। क्या हम छोटा एक्स को ये वाला बिल दिखा के बोल सकते हैं कि ये छोटा एक्स तेरे पापा एक बिल बना के गए हैं, इसका पेमेंट कर दो? हाँ। देखो हम पिछला क्लास में बोल चुके हैं कि क्या छोटा एक्स बिल में साइन वाइन कर सकता है पापा के बिहाफ में? नहीं। लेकिन हाँ, छोटा एक्स जो है वो पापा के बने हुए बिल को पेमेंट करवा सकता है उनके प्रॉपर्टी से। अरे इस बंदा का सारा प्रॉपर्टी एक्स को मिला होगा ना, इसका स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से मेरा जो पेमेंट बनता है ये हमको दे देगा। चाहे कोई एजेंट हो, चाहे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रिंसिपल डिसीज्ड पर्सन इंसॉल्वेंसी, मतलब कोई भी केस हो, क्या एजेंट और लीगल पर्सन बना हुआ एकदम कंप्लीट चेक या प्रोमिसरी नोट या फिर बिल का पेमेंट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। लेकिन क्या एक लीगल एयर, अरे यही एग्जाम में आने वाला है, देख लेना, क्या एक लीगल एयर एक प्रोमिसरी नोट या चेक बना सकता है अपने पिता के नाम पर? नहीं, बना नहीं सकता है, पेमेंट कर सकता है। ओके। फिर मानो मेकर या ड्रॉवर जो था, ड्रॉई जिसको पैसा देना था, वो मर गया। हाँ, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट कर सकता है, अपन को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अरे ये बस बात है कि अगर ए है, बी है, सी है, ये लोग का एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये मेरा कौन है पता है? ये लोग मेरा कस्टमर है। कौन है ये लोग? मेरा कस्टमर। ये लोग को हम माल बेचे थे, तो ये लोग क्या किया, एक बिल बना कर दिया, ये लोग मेरे को बिल बना कर दिया। हम बोले कि अबे बिल में साइन करो, तो क्या तीनों के साइन लेना है जरूरी है, या कोई एक भी करेगा तो चलेगा? कोई एक भी साइन कर देगा तो चलेगा। अगर हम लोग किसी पार्टनरशिप फॉर्म में बिल बना के देते हैं तो एनी वन पार्टनर का साइन सफिशिएंट होता है। ये सिंपल सा बात 75 बोला। 76 से पहले एक और इजी सेक्शन है 77। 77 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल। अरे भाई हम बैंक को जाके बिल दे दिए, चेक दे दिया, बैंक उसको खो दिया, तो क्या मेरा जिम्मेदारी? डेफिनेटली नॉट, बैंक का जिम्मेदारी। तो अपन को तो ये बात भी पता था। भैया आप 76 छोड़े क्यों? क्योंकि 76 ही ये सारा सेक्शन में से इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सवाल बनता है। देखो, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, जब प्रेजेंट करना जरूरी नहीं था, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, तो हम लोग के पास अभी कुछ सिचुएशन आएगा जब आपको प्रेजेंट करने का जरूरत है नहीं, बिल डिसऑनर माना जाएगा। हाँ हाँ। अरे तुमको ले जाके बिल दिखाने का जरूरत नहीं है कि भाई साइन कर दो, कर ही नहीं सकता है, ऐसा सिचुएशन होने वाला है। तो तुमको बिल दिखाने का जरूरत नहीं है, बिंदास तुम चिल करो, तुम्हारा बिल डिसऑनर हो चुका है, तुम उस पर केस कर सकता है। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, यानी कि डिसऑनर्ड माना जाएगा और पेमेंट किया जा सकता है। कैसे भैया? देखो पहला केस, मानो जॉन नाम का एक बंदा है, ठीक है, वो मस्त एक प्रोमिसरी नोट बनाया और एमिली को बोला, एमिली एमिली हम तेरे को पैसा दे देंगे। पैसा देने का समय से पहले जॉन माल्या बन गया, मतलब देश छोड़ के भाग गया। तो अब एमिली उससे कहाँ दिखाएगी कि पैसा दो? तो ये बिल डिसऑनर्ड माना जाएगा, और एमिली उस पर केस करके अगर पॉसिबल है तो पैसा निकलवा सकती है। तो बिल डिसऑनर्ड माना जाएगा कब? जब आगे वाला पार्टी इंटेंशनली कुछ ऐसा कर दे कि पैसा ना दे पाए, इंटेंशनली प्रिवेंट प्रेजेंटमेंट, भाग जाए देश छोड़ के। ठीक। फिर दूसरा, बेटा ये बुक से पढ़ेगा नहीं पढ़ पाएगा, सोचना भी मत पढ़ने का, यहाँ से एक लाइन पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, बस तुमको समझ में आना चाहिए कि ये 5 केस में बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर होता है। ठीक है। दूसरा, आफ्टर मेच्योरिटी विद द मेकर, विद द ड्रॉय, विद द एक्सेप्टर। बेसिकली क्या हुआ, मानो एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट आया, मानो हम बोले ड्यू डेट है 1 जून, सारा नाम की एक लड़की है, वो बोली कि सुनो 1 जून को जो है ड्यू डेट तुम्हारा होगा,
फिर बोले कि एक काम करो ना, सारा हम लोग को बोल रहे कि सुनो ना, 1 जून को मत आना, हम तो बिजी रहेंगे, उसके बाद कभी भी आ जाना। हम लोग बोले ठीक है। हम लोग गए, अब बाद में सारा ऑफिस में मिली ही नहीं, हर दिन जा रहे हैं ऑफिस में मिल नहीं रही है। अब हम लोग क्या पैसा निकलवा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आफ्टर मेच्योरिटी हम लोग गए मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर के पास, और वो मिल ही नहीं रहा है रे, वो मिल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे अपन? अब मेच्योर हो गया बिल, वो मिल नहीं रहा है, तो मान लेंगे डिसऑनर है। क्लियर? ओके। अच्छा मानो एक चेक इशू किया है एक कंपनी के नाम पर, कंपनी बंद हो गया, कंपनी के बंद हो गया, उसका कोई पार्टी को हम ढूंढ नहीं पा रहे, गायब हो गया अचानक से कंपनी। पैसे निकलवा सकते हैं क्या? नहीं निकलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देर इज नो प्लेस स्पेसिफाइड, नो एड्रेस इज बीइंग फाउंड। अरे प्लेस ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, कहां से जाके उसको बोले पैसा दो? अगर वो बैंक में एसबीआई का हमको बना के दिए, हम एसबीआई बैंक को बोले कि अरे मेरे को जियो प्राइवेट लिमिटेड से पेमेंट चाहिए, हम उसको बैंक को दिखाएंगे, वो बोलेगा अरे सर ये कंपनी बंद हो चुका है, हम पेमेंट नहीं दे सकते, इसका बैंक अकाउंट तो बंद हो चुका है, तो कहां से पैसा लेंगे हम? उस केस में भी बिल डिसऑनर हो जाता है। फिर एक लाइन लिखता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज वेव्ड, वहां पे बोल दिया गया, मानो जेसिका एक प्रोमिसरी नोट इशू की और उसमें ये वाला लाइन लिख दी, डेविड को इशू की थी, तो डेविड को ना जाने की जरूरत नहीं है जेसिका के पास, डेविड को साइन वाइन कोई चीज का जरूरत नहीं है, डेविड सीधे पैसा निकाल सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जेसिका ये वाला रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दी थी, तो ये थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे बिल डिसऑनर नहीं होगा। अरे कोई टेंशन नहीं है, अरे तू कहानी समझो, वहां पे एक लाइन लिख देगा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज वेव्ड। ठीक है? उस जगह पे बिल में लिख दिया जाएगा कि मेरा साइन का जरूरत नहीं है, हम बैंक को दिखाएंगे, बैंक तो पहले गुस्सा करेगा, ए डिसऑनर कर रहे हैं। फिर हम बैंक को क्या बोलेंगे? घुमाओ। बैंक घुमाएगा, देखेगा अरे इसका साइन पीछे है और वहां पे लिखा है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज वेव्ड, वहां पे हम लोग क्या मानेंगे कि टेंशन फ्री हो जाओ, बैंक पैसा दे देगा। तो यहाँ डिसऑनर नहीं होगा। कब? जब ये वाला लाइन लिखा हो। क्लियर? नहीं समझ आया तो 10 सेकंड जो अभी पहले बोले ना सुन लो, इजी है, समझ आ जाएगा। फिर बहुत बार क्या होता है, फिक्टिशियस पर्सन है कोई, अरे कोई आदमी है एग्जिस्ट करता ही नहीं है, रामलाल मुच्छड़दास, ये नाम से हम साइन करके तुमको दे दिए, तुम पैसे निकलवा पाएगा कभी? फेक बिल बना है, अरे भाई फिक्टिशियस पर्सन है, नहीं निकलवा पाएगा, बिल डिसऑनर मान लो। ठीक है? एंड लास्ट में कैन नॉट बी प्रेजेंटेड डिस्पाइट रीजनेबल डिलीजेंस, हम लोग सारा उपाय बैठाएं। ठीक है? सारा उपाय बैठाएं कि हम लोग अच्छे से समझदारी से बिल को वो करवा ले। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि ये है हम सेलर है, मेरे पास एक कस्टमर आया। ठीक, इस कस्टमर को ना हम जानते थे, तो ये कस्टमर को हम बिल बना के दे रहे थे, तो बोला भाई अभी मत दे, मेरे को घर भिजवा दे, वहां साइन कर देंगे, अभी हम मेरे यहाँ पूजा है, चित्रगुप्त पूजा में हम लोग पेन नहीं छूते। बोला बात तो ठीक बोल रहा है, बोले ठीक है जाओ हम कर देंगे। बाद में हम इसका जब घर भेजे, हमको इसका एड्रेस मिल नहीं रहा। अरे पता है हम रीजनेबल डिलीजेंस लगाए थे, हम बुद्धि लगाए, हम समझदारी लगाए थे, और हम उसको बोले थे अपना एड्रेस लिख के भेज दो। भाई साहब एड्रेस भी लिख के दिया तो फेंक दिया। अब क्या हम पैसे निकलवा सकते हैं? नहीं। यहाँ पे हम लोग अपना रीजनेबल डिलीजेंस लगाए, बट किस्मत खराब था, हम उसका लास्ट नोन एड्रेस पे भी गए, किस्मत खराब था। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंटमेंट रिक्वायरमेंट इज वेव्ड, हम सीधे जो है इसके नाम पे केस इशू करवा देंगे कि भैया डिसऑनर हो गया बिल, ये बंदा मेरे को बेवकूफ बनाया है। तो ये 5-6 केसेस ऐसा है जिसमें से एक तो स्पेशल है, एक तो मतलब इस टॉपिक में होना ही नहीं चाहिए, बट ये 5-6 केसेस ऐसा है जहां पर हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रेजेंट एजेंट करने का जरूरत है नहीं, बिल डिसऑनर मानो। इतना बड़ा पार्टना अपना हो चुका है, 61 to 77 हो चुका है, डन है, सिंपल था। बस इतना बात तुम लोग कहानी की तरह सुन लिया, हो गया। देखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग आंसर लिख देगा, जितना हरा में हाईलाइट किया उतना याद रखना है बस। क्लियर? अब आते हैं रूल्स ऑफ कंपनसेशन। ये रूल्स ऑफ कंपनसेशन क्या बोलता है पता है? कम कम का बात सुनो कि तुम बिल ड्रॉ किया, बिल डिसऑनर हो गया, तुम बैठ के रोएगा कि मेरा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। बिल का पैसा तुमको मानो 6 महीना बाद मिला, केस वेस लड़ा, भागम दौड़ी किया, वकील को पैसा दिया, तब जाके मिला। अब लॉ बोलता है कि अगर बिल डिसऑनर होता है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिसऑनर होता है, तो तुम अगर 5 लाख रुपए का बिल था, तो इसके अलावा वकील का खर्चा, नोटिंग चार्जेस, जितना भी 6 महीना का झंझट तुम पाला, खर्चा लगा, आगे वाला पार्टी उसको भी देगा। तो बैठ के रो मत, लगाओ बड़ा बड़ा वकील पे पैसा, पैसा उसको देना पड़ेगा अगर वो हारा तो। ठीक। दूसरा कि अगर तुम मानो इंडिया में तुम फॉरेन में से किसी से डील किया था, मानो अमेरिका में, तो डॉलर में डील हुआ होगा, वो पैसा नहीं दिया ड्यू डेट में, वो 3 महीना बाद पैसा दे रहा है,
ड्यू डेट में 80 रुपया दाम था, आज 90 रुपया हो गया, पैसा किस पे देगा? 90 पे देगा। ठीक है, अगर डिफरेंट प्लेस है तो जो करंट रेट होगा ना, जिस दिन पैसा देना होगा उस दिन का रेट लिया जाएगा। इजी है। फिर जितना डिले होगा पैसा में, जिस दिन डेट ऑफ पेमेंट था आपको पैसा दे देना चाहिए था, और जिस दिन डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट है, असल में आप पैसा दे रहे हैं, उस दौरान आपको 18% पर एनम का ब्याज भी देना पड़ेगा। समझ रहा है बात को? ठीक। तो ये 3 बात तुम लोग को ध्यान रखना। भैया ये दोनों नहीं बताएंगे, नहीं फालतू है। ये 3 बात ध्यान रखना जरूरी है। और लो, इतना बड़ा चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आज हम लोग का खत्म होता है। एक और वीडियो आएगा जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन तुम लोग को कर देंगे।